उससे मैंने कहा कि कोई बेब्रह्मन है जिनको ये किताब देनी है, तो उसने कहा ही इज वेरी क्यूट। आई एम क्रेजी फॉर हिम। अभी वो यहाँ बैठी थी, लेकिन उनको मंच पे नहीं देख के वो थोड़ी असंतुष्ट होकर बाहर चली गई। फिर मैं बेब्रह्मन जी को आया और ये किताब देने के लिए, उनको पता है कि मैं पेशे से वकील हूँ और मेरा साहित्य से कुछ सीधा सरोकार नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि किताबें पढ़ ली आपने? पढ़ी क्या ये किताब? मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप इस किताब को पढ़ लीजिए और आप यहाँ आके इस किताब पे कुछ बोलिए। तो मैंने उनको इस बात की एक पंक्ति सुनाई जो पृष्ठ 10 पे है। वो पंक्ति है, गाथा बता रही है कि हर बार की तरह कॉलेज द्वारा आयोजित किसी सेमिनार में हिस्सा लेने नहीं जा रही है, जिसमें बोलने वाले हर शख्स को पता होता है कि वह जो भी बोलेगा उसे बिना बोले भी काम चल सकता है, और उसका भी और सुनने वालों का भी। फिर उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं, ये इसमें फ्रेश बच्चे भी बोलेंगे और आप अगर सुबह से शाम तक होंगे तो बहुत अच्छा होगा, और विजया बैंक ने भोजन भी रखा है, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरा दुर्भाग्य है, जैसा कि ईटू जी ने बताया, कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया और उस जो फ्रेश चीजें थी वो मैं नहीं ले पाया। फिर ये मैंने नहीं कहा, तो जो फ्रेश चीजें थी उससे मैं वंचित रह गया हूँ, और उसके लिए आप सबको बधाई। फिर मैंने कहा कि नहीं आ पाऊंगा, और क्योंकि इस तरह का सेमिनार होता है कॉलेजों में तो वहां क्या जाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो सेमिनार वैसा होता है जिसमें स्वघोषित विद्वान आते हैं। उन्होंने पूछा यहाँ कैसे विद्वान आएंगे? बोले नहीं, यहाँ सब डिग्रीधारी विद्वान आएंगे। सरकार ने सबको सर्टिफिकेट दिया है और वो भी सर्टिफिकेट देंगे। तो मेरा सौभाग्य है, और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में बोलना मतलब बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग हमारे कई मित्र हैं जो प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकले हैं और बहुत पहुँचे हैं। आप में से भी कई लोग बहुत आगे जाएंगे और हम गौरव से कह पाएंगे कि उनके बीच हमने बोला। इस पुस्तक में एक कैमरा है, वो कैमरा बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरा एयरपोर्ट पे है और वो सुरक्षा के लिए और निगरानी के लिए। जो गाथा है वो उसकी निगरानी में है, और जहां जहां कैमरे की चर्चा है इसमें, ठीक उसके बाद पति का चित्रण। तो ये डिजाइन है, पहला डिजाइन है इसका, कि जहां जहां कैमरा है वहां वहां पति। एक कैमरा दूसरा पति। पति चाहे कहीं भी हो, उसकी निगाह पत्नी पे है। खाना खाया कि नहीं खाया, कहाँ जा सकती हो कहाँ नहीं जा सकती हो, तो पति जीव ऐसा होता है। एक कैमरा। दूसरा जो प्रमित है, प्रमित भी कैमरा है, वो सैटेलाइट है। बिल्कुल वहां से एक कैमरा के पैरेलल दूसरा कैमरा है, और वो सैटेलाइट जहां से वो इमेजेस भेज रहा है। अलका जी ने बहुत बढ़िया से डिजाइन किया है इस पुस्तक को। क्योंकि फिल्में ज्यादा देखता हूँ, और तो मुझे लगता है कि अगर इस फिल्म बनती तो कहाँ प्रमित को कहाँ मैं देखता। तो अगर मैं फिल्म बनाऊं और कोई बनाएगा तो मुझे लगता है कि प्रमित को हम सैटेलाइट के रूप में देखेंगे, जहां से वो साइंटिस्ट के रूप में एक इमेज भेज रहा है, लगातार एक इमेज भेजता है। लेकिन प्रमित चाहता क्या है? पूरे उपन्यास में प्रमित का एक वाक्य है केवल कि वो चाहता क्या है। वो ये चाहता है कि अगर आपका पड़ोसी गाय का मांस नहीं खाता है
तो आप उसको ऐसे खाएं जैसे नहीं। अगर पीछे सुअर का मांस आपका पड़ोसी नहीं खाता, और वो खाने से परहेज नहीं है, उसे उसका कहना है कि उसे पैकेज में मिल जाए, पैकेट में मिल जाए मांस। ये प्रमित कौन हो सकता है जिसको पैकेट में फूड चाहिए, रेफ्रिजरेटेड फूड चाहिए? ये मेरा सवाल है, कोई निष्कर्ष नहीं। प्रमित अपने बारे में कहता भी है, दीपशिखा है इसमें। दीपशिखा भी एक व्यवस्था है जिसके सामने गाथा कहती है कि तुम व्यवस्था को सच बता दो। प्रमित व्यवस्था को सच नहीं बताता, और उसका जवाब है दीपशिखा से संबंध विच्छेद करने के एक तो कारण बताया उसने, दूसरा बताया कि वो मांस नहीं खाती है, अंडा नहीं खाती है और बियर नहीं पीती। बियर बिल्कुल उपभोक्तावाद का प्रतीक है। हिंदुस्तान में जब उपभोक्ता संस्कृति का विकास हुआ था तो हम जानते हैं कि बियर का लोकतांत्रिकरण हुआ था। प्रमित वहां वो ये भी कहता है कि लिखने के लिए बियर पीना बहुत जरूरी है। जब तक वो बियर नहीं पिएगा वो लिखेगा नहीं। सैटेलाइट से इमेज तो भेज सकता है वो, लेकिन जब जिम्मेदारी के साथ उसको लिखने की बात आएगी तब उसे बियर चाहिए। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जिससे हम समझ सकते हैं। एक जगह वो अपने बारे में कहता है कि वो लावारिस नहीं समझा जाए उसे कम्युनिस्टों और क्या नक्सलियों की तरह ना समझा जाए। बाकायदा उसके पास घर है, और एक जगह और कहता है कि अगर मेरी हत्या भी हो जाएगी और मैं मर भी जाऊंगा तो मैं कोई लावारिस नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा संगठन इतना मजबूत है कि वहां से इतने पैसे मिलेंगे कि मेरी पत्नी उसे खर्च नहीं कर पाएगी। ये कौन सा संगठन है? सपनों का संगठन है या बियर वालों का? गाथा इसमें एक मजबूत कैरेक्टर ही मुझे दिखती है, बहुत ही डिजाइन्ड कैरेक्टर है वो। गाथा ऐसी कैरेक्टर है जो रिड्यूस की गई है। लेखिका है, समझदार है, अपने बारे में जब वो कहती है, जब उस पर आखिरी चोट होता है कि तुम ऐसे ऐसे लिखती हो, तब वो बताती है कि मैं कैसा लिखती हूँ। ऐसा लिखती हूँ जिसमें दूसरे को अपनी छाया दिखे, अपनी पहचान वहाँ कहीं आइडेंटिफाई करे, और फिर उससे उसकी पहचान, उसको एक आनंद मिलता है और उसको जो है मुक्ति मिलती है। ये गाथा के लेखन की थीसिस है, थ्योरी है। प्रमित के पास ऐसी कोई थ्योरी सिवाय बियर। उसको बियर चाहिए तो लिख लेगा। और बंदूक इसमें कई जगह है। वो बंदूक से कविता लिखता है, कहता है कि बाग की सवारी जब हम करते हैं तो बंदूक सहारा। फिर ये भी कहता है कि बंदूक धोखा देता है। 3 वाक्य हैं उसके। बंदूक से कविता लिखता है वो, बाग की सवारी करता है तब बंदूक सहारा है, लेकिन बंदूक उसे धोखा भी देती है। किस पे यकीन करें? भाषा के बारे में, देश कैसा होना चाहिए उसकी एक कल्पना है प्रमित की। उस देश की कल्पना उसकी ऐसी है कि एक देश में एक भाषा के समझने वाले लोग होने चाहिए। ऐसा कौन चाहता है? और जो हथियार है प्रमित के पास, वो 3 हथियार हैं: बंदूक, शब्द और कहानी कहने की क्षमता। ये 3 हथियार हैं उसके पास, जिससे वो जैसे चाहे खेलता रहता है। पूरे उपन्यास में वो खेल रहा है।
कुछ भी नहीं कहता। पूरे उपन्यास में उसने कोई काम की बात नहीं की, सिवाय इसके कि वो सैटेलाइट की तरह ही इमेजेस भेज रहा है। क्यूबा में ऐसा ऐसा, कबीरू के साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा, ये सब इमेजेस आ रहे हैं, लेकिन कहीं उसके पास कोई संकेत नहीं छोड़ता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अंत में पाठक ये बोलता हुआ उपन्यास रख देता है कि प्रमित से सावधान। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैं उसे एक वाक्य में कहना चाहूँ, उपन्यास से ही एक वाक्य उधार लेकर हमें जो कहना है वह कहना चाहिए। इसके उपरांत मैं डॉक्टर ऋषि भूषण चौबे सर को बुलाना चाहूंगी। सर प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं तथा हमें भाषा विज्ञान और आलोचना पढ़ाते हैं। आपने भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में लंबे समय तक कार्य भी किया है। ऋषि सर। आदरणीय विभागाध्यक्ष वेद रमन पांडे जी, हमारी प्रिय लेखिका अलका जी, मृत्युंजय जी, आशुतोष जी, ईतू जी, मुन्नी जी, सर आप और बाकी साथियों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ। वो वेद जी चाहते थे कि मैं यहाँ बैठूं, उनकी बात मैं नहीं मानी। मुझे फोटो खींचने की आदत है, इसलिए मैं वहाँ नहीं बैठा। मैं चाहता था कि जो अतिथि हैं उनको हम पूरा सम्मान दें, उनकी तस्वीरें लें। ये तो हमारा घर ही है, हम बोलते ही रहते हैं। वेद जी को एक और विशेष बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इस फॉर्मेट की कल्पना की जहाँ हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी शहर के, जैसा कि मृत्युंजय जी ने कहा, श्रीवास्तव जी ने, कि स्वघोषित विद्वान और डिग्रीधारी विद्वान दोनों को इकट्ठा किया। हम डिग्रीधारियों को भी, और शायद अपने को स्वघोषित मान रहे होंगे तो और बीच में लेखिका को बिठा दिया। लेखिका भी ऐसी की बैठी हुई है तो बैठी हुई है, जितना सुनाओ जी, जितना सुनाओ, जैसा सुनाओ, पीयूष सुनाए, कार्तिक सुनाए, सिप्पी मिश्रा सुनाए, मैत्री सुनाए, लक्ष्मी सुनाए, आशुतोष जी सुनाए, इतू जी सुनाए, मुन्नी जी सुनाए, जो सुनाना है सुनाओ। तुम लोग भी क्या याद करोगे कि लेखिका कैसी पाए हो। मैं भाषा विज्ञान पढ़ाता हूँ, भाषा संस्थान में काम किया हूँ। आलोचना से डरता हूँ, आलोचकों से भी डरता हूँ। एक वजह ये भी थी कि ना बैठा यहाँ पर, ना मुझे आलोचक बनना है। एक पाठक की दृष्टि से वेद जी ने एक किताब थमाई मुझे कि आपको पढ़ के आना है। मैं पढ़ भी लिया और मैं कुछ लिख लिया। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं जो लिखा हूँ मैं पढ़ के सुना दूँ आप लोगों को। 5 मिनट लगेगा, पढ़ूँ एकदम लिखे हुए फॉर्मेट। और उसके बाद मैं खालिद हुसैनी की कुछ बातें यहाँ करूँगा, द काइट रनर की। आइए सबसे पहले अलका जी की नई उपन्यासिक रचना सच्ची झूठी गाथा की कथा को थोड़े में जान ले। हालांकि जनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप विद्यार्थियों ने इतनी अच्छी तरह से समझा दी है कि कुछ समझने की जरूरत नहीं। यह कथा आज के शब्दों में कहें तो 2 ऑनलाइन आईडी की कथा है। एक आईडी रियल जैसी है और दूसरी बिल्कुल फेक है। बुरा नहीं मानिएगा अलका जी,
रियल आईडी का नाम गाथा है और फेक वाली आईडी का नाम प्रमित सान्याल है। हमारी एक बच्ची ने कहा कि प्रमित को कहीं भ्रमित से तो नहीं जोड़ा, क्योंकि अच्छा लगा उसका ये शब्दों का ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मृत्युंजय जी ने कैमरे को पति से जोड़ा। तो कथा आगे यूं बढ़ती है। गाथा नाम की लेखिका जो अलका जी से मिलती जुलती है, अपनी नई रचना के प्रकाशन की खबर ईमेल के माध्यम से इंटरनेट के आभासी दुनिया के कुछ परिचितों अपरिचितों को देती है। इसी क्रम में एक अपरिचित का व्यक्तित्व इन्हें अपनी ओर खींचने लगता है। उसकी बौद्धिकता गाथा को चुनौती भरी लगती है। गाथा उसमें एक तरह का बौद्धिक रस पाती है। इसी शख्स का नाम सान्याल है, जिसे अभी मैंने एक फेक आईडी कहा। यह सान्याल गाथा के आधी उम्र का है, यानी कि इसकी उम्र होगी 25 से 30 साल। अभी अलका जी कह रही थी कि मैं भी थोड़े दिनों में सीनियर सिटीजन हो जाऊंगी। यानी यह भी कि गाथा की उम्र 50 पार कर चुकी है। भारतीय मिजाज से अब वह पूरी तरह बूढ़ी नहीं तो युवा लड़की भी नहीं रह गई है। उम्र पर यह जोर इसलिए दे रहा हूं कि हमारे यहाँ उम्र का, नैतिकता और विभिन्न तरह के संबंधों के बीच गहरा रिश्ता मानने का गाढ़ा रिवाज है। यह उम्र का अंतर इस कथा में भी विशेष जगह और अर्थ के साथ उपस्थित है। जेंडर के हिसाब से भी स्थिति दिलचस्प है। स्त्री बड़ी और पुरुष छोटा। सान्याल आधुनिकता की उपज है। उसकी मां जर्मन है, पिता बंगाली, घर की भाषा अंग्रेजी। सान्याल की भी जीवन और पहचान की भाषा अंग्रेजी है ही है, यानी वह नाम भर का बंगाली है। उसका खून मिलावटी है, उसकी पहचान मिलावटी है। समझिए कुछ रविन्द्रनाथ ठाकुर के गोरा जैसा। बस अंतर यह है कि गोरा अपने को शुद्ध हिंदू समझता था, अपनी इस पहचान पर गर्व करता था, पर जब वह सच्चाई जाना तो आहत हुआ। यहाँ सान्याल अपनी सच्चाई पहले से जानता है और यह सच उसके जीवन का एक ऐसा सच है जिसे वह एक अभिशाप की तरह ढोता है। उसकी यही पहचान उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है, पर वह इसे उबरना चाहता है भी या नहीं, कथा से स्थिति साफ नहीं होती। सान्याल तर्क प्रेमी है। उसकी विश्व दृष्टि गाथा की दृष्टि से कहीं बिल्कुल तो कहीं थोड़ी ही पर अलग है। कभी कभी उसकी बातों में हिंदी के कवि, आलोचक, मुक्तिबोध की आभा दिखाई देती है। मन में सवाल उठ सकता है कि लेखिका ने ऐसा चरित्र क्यों गढ़ा। क्या हिंदी के हरेक लेखक, कवि और आलोचक को कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर मुक्तिबोध से संवाद करना पड़ता है? यह जानने के लिए कि वह स्वयं एक असली लेखक बन पाया है या नहीं, उसका लिखा व्यक्ति सत्य और युग सत्य को ठीक पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी संवेदना से अभिव्यक्त कर सका है या नहीं। खैर, कथा यूं आगे बढ़ती है। गाथा सान्याल से मिलने का मन बनाकर उसके शहर के एयरपोर्ट पर पहुंचती है। वह उसका लंबा इंतजार करती है, पर वह गाथा से मिलने एयरपोर्ट नहीं आता। ईमेल से ही सूचित करता है कि वह आने की स्थिति में नहीं। गाथा को सान्याल की हरकत दुखी करती है और इस तरह पूरी कथा ईमेल चैट पर शुरू होकर ईमेल पे ही समाप्त हो जाती है। हालांकि वह सान्याल में अपनी रुचि कम नहीं कर पाती। सान्याल भी गाथा को एक महत्वपूर्ण रचनाकार मानता है। अपने तरीके से वह गाथा के लेखकीय व्यक्तित्व को सम्मान भी देता है। सान्याल की अपनी एक निजी जीवन की कथा की तरह एक प्रेम कथा भी है। गाथा सान्याल के अतीत के हरेक पहलू को जानना चाहता है और सान्याल हर बात मानो बेमन से ही बताता भी है। यह बात दोनों के बीच पनपे उस विशिष्ट भाव को रेखांकित करते हैं जिसे हम दोस्ती या प्रेम जैसा नाम देते हैं या मन का मीत जैसी बातें कहते हैं। गाथा इस कथा में सान्याल को कुरेद कर उसे और जानती चली जाती है। पर गाथा चूंकि स्वयं एक संवेदनशील रचनाकार है, प्रेम की कविताओं से सान्याल के दुखती दुनिया में रह कर रस घोलती है। यहाँ गाथा आगे के नदी के द्वीप की रेखा जैसी लगती है।
लेकिन अन्य संदर्भों में रेखा जैसा उन्मुक्त और स्पष्ट व्यक्तित्व गाथा का नहीं गढ़ा जा सका है। मन में सवाल उठ सकता है, आखिर क्यों गाथा उतनी भी स्वाधीन नहीं जितनी कि 70 साल पहले की एक उपन्यास पात्र रेखा? क्या इसलिए भी कि रेखा एक बंगाली स्त्री है और गाथा एक हिंदी मारवाड़ी भाषी? यानी कि हिंदी पट्टी में स्त्री स्वाधीनता का प्रोजेक्ट अभी काफी पीछे है। यूरोप से तुलना छोड़िए, अभी अपने बंगाल की भी बराबरी नहीं कर सका। ये मन का सहज सवाल था। इस सवाल का आधार है सन्याल जैसे रहस्यमयी हवाई चरित्र का निर्माण और उसके साथ गाथा का वायवीय सा संबंध, उसका ईमेल तक ही रह जाना, उसका अपनी पूरी जमीनी पहचान और भौतिक जीवन की कामनाओं के साथ सामने न आना, एक दूसरे के लिए जन्मे सहज एवं प्राकृतिक भावों को भारी भरकम विचारों से लाद देना, सभ्यता संस्कृति के जरूरी परंतु चीरकालीन प्रश्नों के आगे दिल दिमाग की छोटी छोटी भावनाओं, अनुभूतियों, इच्छाओं को उभरने न देना। कहना यह है, दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, अंततः आदमी ही रहना पसंद करेगा। गूगल का अवतार बनना वह कभी नहीं चाहेगा। ये मेरी बात का एक अंश है। अब दूसरी बात, द काइट रनर से मैं उठाना चाहता हूं। खालिद हुसैनी की बहुत चर्चित रचना है। इसमें लेखक अपने बचपन की एक कथा कहता है। कथा यूं है कि वो अपनी पहली कहानी लिखता है और उस कहानी को अपने घर के लोगों, जो भी सदस्य उनको सुनाना चाहता है, बड़ी बेचैनी के साथ सुनाना चाहता है, क्योंकि उसकी पहली कहानी है। कहानी इस तरह है, बच्चे की कहानी है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे ने कहानी लिखी, 10-12 साल के बच्चे ने, कि एक व्यक्ति को एक मैजिक कप मिलता है। मैजिक कप, उसकी खासियत यह है कि उस कप में जितने आंसू गिरेंगे वो सारे आंसू मोती बन जाएंगे। वो आदमी गरीब तो था लेकिन दुखी नहीं था, हमेशा खुश रहता था। वो मोती पाना चाहता था लेकिन दुखी कैसे हो? दुखी होने के उसने कई तरीके इजाद किए और दुखी रहने लगा और कप में अपने आंसुओं को गिराने लगा। कहानी का अंत ऐसे होता है कि वो मोतियों के पहाड़ पर बैठा है और उसके हाथ में उसकी पत्नी का शव है, जिसको तक चाकू से घोंप कर मार दिया है। यानी कि दुखी होने के जितने तरीके थे उसने अपना लिया था। लालच उसकी बढ़ती गई थी और अंत में जब उसकी लालच कम नहीं हुई तो पत्नी को ही उसने मार दिया और रोते रोते रोता गया और मोती बनते गए। ये कहानी है। इस कहानी को अपने एक सीनियर जो उसके घर का सदस्य है उसको सुनाता है, तो अपनी कहानी की प्रतिक्रिया वो इस तरह से, आमिर रहीम नाम का उसका सीनियर है, जो बताता है कि तुम्हारी कहानी कैसी लगी। मैं पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी में है। आमिर जान, आई एंजॉयड योर स्टोरी वेरी मच। माशाअल्लाह, God has granted you a special talent. It is your duty to hone that talent, because a person who wastes his God-given talents is a donkey. You have written your story with sound grammar and interesting style. But the most impressive thing about your story is that it has irony. Irony पे ध्यान दीजिएगा। You may not even know what that word means, but you will someday. It is something that some writers reach for their entire careers and never attain. You have achieved it with your first story. अपनी कहानी की इतनी अच्छी प्रशंसा पाकर वो बहुत खुश होता है और फिर अपने घर के नौकर के बच्चे, जो कि वो एक अमीर घर का लड़का है, अपने नौकर के बच्चे से उसकी दोस्ती है, उसको सुनाता है, हसन को सुनाता है। हसन के साथ उसकी दोस्ती है, हसन उसकी कहानी सुनता है
और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो अपने दोस्त के द्वारा लिखे गए इस कहानी से बहुत खुश होता है। लेकिन अंत, कहानी का अंत, जहां पत्नी को वो चाकू मार चुका होता है, उस कहानी को पाकर वो भीतर से बेचैन सा हो जाता है। उसके बाद वो पूछता है कि दुखी होने के लिए उसने अपनी पत्नी को मारा क्यों? एक तो दूसरी बात पूछता है, दूसरी बात कि उसको उदास होने की क्या जरूरत थी? वो चाहता तो एक ओनियन भी सूंघ सकता था, प्याज सूंघ लेता, आंसू गिरते जाते और वो उसको मोती मिलते जाते। खालिद हुसैनी की लाइन में पढ़ रहा, वो क्या लिखता है? I was stunned. That particular point, so obvious, it was utterly stupid. Stupid had not even occurred to me. I moved my lips soundlessly. It appeared that on the same night I had learned about one of writing's objectives, irony. I would also be introduced to one of its pitfalls. The pitfalls, the plot hole, taught by Hassan. All of people. Hassan, who could not read and had never written a single word in his entire life, a voice cold and dark suddenly whispered in my ear, "What does he know? That illiterate Hazra. He will never be anything but a cook. How dare he criticize you?" Well, I began, but I never got to finish that sentence because suddenly Afghanistan changed forever. अलका जी की कथा में प्लॉट की कोई समस्या है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। आने वाले समय में मैं इस पर और कुछ सोच सकूं तो बात कह सकता हूं, लेकिन एक सहज जिज्ञासा होती है कि इतनी बौद्धिकता क्यों? आपकी गाथा रोती नहीं, आपकी गाथा हंसती नहीं, हर समय विचारों में रहती है। आप कहती हो इमोशन से परहेज है, जैसे किसी ने कहा भी, क्यों इमोशन से परहेज है? आप कहते हो मुझे झांसी की रानी नहीं मिलती तो कैसे लिखूं? मुझे लगता है कि झांसी की रानी है और इमोशन से इतनी दूरी ठीक नहीं है। अपनी गाथाओं को हंसने दीजिए, रोने दीजिए, उनके देह को कैद मत होने दीजिए, उनके विचारों को उड़ने दीजिए और अपनी गाथाओं में प्रमित जैसे बंधे बंधाए हवाई कैरेक्टर्स को बनाने के बजाय कुछ जीवंत पात्र के रूप में गढ़िए। वो पात्र हमारे बीच हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब सुपरिचित कवि, समीक्षक और संपादक श्री प्रियंकर पालीवाल सर जी को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। सम्माननीय अलका जी, आशुतोष जी, मृत्युंजय जी, पंकज जी, हितू, त्रिवेदी जी, डॉक्टर वेद रमन, निर्मला जी और साथियों,
11:15 से अब तक इस उपन्यास के बारे में पढ़ तो मैंने उपन्यास पहले लिया था, लेकिन सुनने के बाद मुझे ऐसा आत्मविश्वास जागा कि अगर परीक्षा हो जाए इस उपन्यास पे तो मैं डिस्टिंक्शन मार्क्स लेके आऊंगा। लेकिन तभी मृत्युंजय जी बोलने आ गए और उन्होंने बोला, उसके बाद मुझे घबराहट हुई। मैं परीक्षा में नहीं बैठा तो अच्छा किया, नहीं तो फेल हो जाता था। पेपर ऐसा बनाते हैं ना, जो बोलने जाके वही तो पेपर बनाते हैं। और आज नेम ड्रॉपिंग भी खूब हुई है, तो मैं भी थोड़ा फायदा उठा लेता हूं। 2010 में एक पेरुवियन राइटर को नोबेल प्राइज मिला। वो उपन्यासकार थे मारियो वारगास ल्योसा। जब नोबेल पुरस्कार मिल गया तो वो समूचे लैटिन अमेरिका में घूमने लगे, जगह जगह जाते थे और जैसा कि होता है लोग उनकी किताब लेके आते थे कि इस पे जरा लिख दीजिए, कुछ हस्ताक्षर कर दीजिए। तो ल्योसा कहते हैं कि जब भी कोई लेके आता था किताब तो मुझे कहता था कि सर इस पे जरा साइन कर दीजिए, दिस इज फॉर माय मदर। कोई लेके आया, सर इस पे जरा लिख दीजिए, दिस इज फॉर माय डॉटर। कोई आया, सर दिस इज फॉर माय सिस्टर। तो ल्योसा कहते हैं फिर मैंने उससे पूछा एंड व्हाट अबाउट यू? तो वो कहता है नहीं सर मैं तो थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, तो समय नहीं मिलता उतना। अब क्या काम करता है, क्या कारनामे करता है, ये तो वही जाने। लेकिन ल्योसा कहते हैं कि ये कैसा समय आ गया है जिसमें उसके लिए पढ़ना जो है ये ऐसी एक्टिविटी है जिसको डेफर किया जा सकता है, जिसको मुलतवी किया जा सकता है। और फिर दूसरा सवाल करते हैं कि क्या पढ़ना अब खाली फीमेल एक्टिविटी है? सारे संसार में अब पढ़ने का काम क्या खाली महिलाएं ही करेंगी? और ऊपर से तुर्रा ये कि वो इसलिए ज्यादा पढ़ लेती हैं क्योंकि वो तो घर में रहती हैं, तो उनके पास समय इफरात में है। अगर यही सोच है, अगर यही समय है और पुरुष वर्ग लगभग पढ़ना बंद कर दे रहा है, तो ऐसे समय में कैसा तो साहित्य होगा, कैसा समाज होगा, कैसी साहित्य चर्चा होगी। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज जब हम इस उपन्यास पर बात करना हम लोगों ने शुरू किया तो बहुत सारी एमए की जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आके इतनी ईमानदारी से और इतने अच्छे ढंग से अपनी बात रखी कि मुझे लगा कि शायद ल्योसा जो यूरोप के लिए कह रहे थे वो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी कुछ कम सही नहीं है। यहाँ भी लगता है कि पढ़ने का काम अब महिलाओं के हाथ में है, पुरुष जो है वो अपने अन्य प्रपंचों में व्यस्त है। और दूसरी बात एक और, वो है हमारे देश में मुझे लगता है कि शोध में कुछ बुनियादी गड़बड़ी है। शोध में जैसे ही हम जाते हैं शोध करने, तो बजाय सीधी साफ बात कहने के, जो भले ही गलत हो, भले ही आपके कहे के अनुसार हो, लेकिन बात तो आपकी है, लेकिन जैसे ही आप शोध करने जाते हैं, पता नहीं कौन सी प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं कि आप जलेबियां बनाना शुरू कर देते हैं और बड़ी सफाई से जलेबियां तलते हैं, लेकिन रस नहीं होता है उसमें। फिर मुझे लगता है ल्योसा की बात सही है कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है हमारे समाज में कि एक वर्ग लगातार कहानी को, साहित्य को अपना रहा है, उसको समझ रहा है, पढ़ रहा है, और एक वर्ग लगभग उसको छोड़े दे रहा है, या उसको इस तरह से वो अभिव्यक्त करता है कि मैंने जो पढ़ा था वो भी मुझे गड्ढमड होने लगता है कि मैंने क्या पढ़ा था इसमें और ये सब क्या बताया जा रहा है। अरे बाप रे, क्या बता दिया है, तो मतलब सब चीज गड़बड़, मेरी तो पूरी मतलब दिमाग गड़बड़ा गया कि क्या चर्चा इस किताब पे हुई और क्या क्या मैंने सोचा था और क्या सब कुछ निकल के आ रहा है। देखिए, एक सीधी सादी इसमें जो कहानी है कुछ घंटों में वो घटित होती है, मानसिक स्तर पे घटित होती है। पूरा जो वर्णन है, अभी मृत्युंजय जी जो है जिन्होंने पूरा उपन्यास पढ़ा, ऐसा वो कहते हैं, वो मुझे पूछ रहे थे कि ये प्रमित है कौन। तो मैंने भी उनसे तुरंत कहा कि मुझे तो कोई हाई ग्रेड का फ्रॉडिया लगता है,
कोई बहुत ही ऊंचा फ्रॉड है ये कोई, क्योंकि इतनी जलेबी बनाता है वो भी, और कहीं वो अपनी बात पे टिकता नहीं है। अभी जो कहा थोड़ी देर में उसको लीप पोत के बराबर कर देता है। लेकिन आशुतोष जी ने कहा कि वो बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है। अब मैं समस्या में फंस गया कि मैं तो उसको गड़बड़ चरित्र मान रहा था, इन्होंने कहा महत्वपूर्ण चरित्र है। तो अगर वो महत्वपूर्ण चरित्र है तो मैं उसमें एक कंडीशनल क्लॉज लगा देता हूं कि प्रमित जो है इस उपन्यास का महत्वपूर्ण चरित्र है, बशर्ते प्रोवाइडेड कि वो जो गाथा है या जो लेखिका है या जो नैरेटर है, अगर वो उसका कोई ऐसा प्रतिध्रुव है जो उसका पूरक है। अगर ऐसी स्थिति है तब तो वो ठीक है। बाकी मैं अपनी उस परिभाषा पर टिका हुआ हूं जो मैंने मृत्युंजय जी को दी थी, क्योंकि वो आदमी जो है विश्वसनीय नहीं है, सिनिकल है, हवाई बातें करता है। आप जिस बात करो उस पर वो तुरुप मारता है। आप कहो कि माँ, वो कह देगा मेरी तो 3 माँ है। आप कहो शहर, कह देगा मेरे तो 6 शहर हैं। आप कहो ये, वो उसकी 4 चीजें गिना देगा उसमें। वो अपनी बात पे टिकता ही नहीं है, वो कुछ भी कहेगा, बढ़ा चढ़ा के कहेगा और लगभग गाथा को आतंकित करने की कोशिश करता है। जबकि पूरे उपन्यास में जो उपन्यासकार महिला हैं वो एक संतुलित चरित्र हैं, वो एक समझदारी की बात कहती हैं, लेकिन वो जो बदले में कहता है वो हाई फाई इधर उधर इतनी सारी गाथा सुना के वो लगता है दूर से आतंकित करता है। लेकिन है वो कोई खोखला आदमी, क्योंकि वो कभी मिलता नहीं है, वो कभी मिलेगा भी नहीं। इस उपन्यास में नहीं, इसका जो सीक्वल लिखा जाएगा उसमें भी वो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा नहीं वो आदमी, तो वो आदमी है नहीं। वो अगर होता तो वो मिल गया होता। जो आदमी इतनी बातें कर रहा है चैट पे, इस पे उस पे, दुनिया जहान की बातें कर रहा है, क्यूबा की, यहाँ की, वहां की, लेकिन एन मौके पे गायब हो जाता है। या तो वो आदमी है नहीं, और ये अगर वो है तो वो वही है जो मैं उसको कह रहा हूं। तो उपन्यास शानदार है, पढ़ने में आनंद आता है, कथा रस है इसमें, और इधर उधर की बहुत सारी व्याख्याएं हम लोग भले ही कर लें, सीधी सादी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और जो उपयोग है चैटिंग का, मैं ये नहीं कहूंगा कि चैटिंग के उपयोग से कोई उपन्यास बहुत बड़ा या महान उपन्यास हो गया, क्योंकि चैटिंग पे कोई उपन्यास लिख के कहे मैंने ऐसा पहली बार किया, जैसा कि मेरे एक मित्र हैं, उनका उपन्यास आया, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदी में मैं पहला लेखक हूं जिसने कि चैटिंग पे उपन्यास लिखा। तो इससे उपन्यास बड़ा होता हो तो अलग बात है, लेकिन इससे निकल के क्या आता है? इससे निकल के ये आता है कि ये जो इंटरनेट है, ये जो संवाद है आपसी, इसने एक आजादी दी है हिंदुस्तानी महिला को अपने को अभिव्यक्त करने की। और चूंकि हमने हिंदुस्तान में चरित्र को शरीर से जोड़कर देखा है और वहां ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, वहां एक दूरी है, इसमें शरीर दूर रहते हैं, तो हमारे परिवार समाज को भी कोई दिक्कत नहीं है, भैया खूब चैटिंग करो, क्योंकि हो तो आप दूर दूर। अगर आप एक शहर में हो, चैटिंग करो और मिलना शुरू कर दो तब दिक्कत शुरू होती है। जब तक आप मिलो नहीं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब चैटिंग करो, परिवार को दिक्कत नहीं है, समाज को दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो मिडिल क्लास मोरालिटी है उसमें भी चैटिंग कोई बड़ा गड़बड़ी फैलाने का उपक्रम नहीं है। हाँ, वो वास्तविक जीवन से जब क्लैश करेगा या शामिल होने की कोशिश करेगा, दिक्कत वहां से शुरू होगी। तो कहानी को सीधा जैसी कहानी है वैसे ही ग्रहण करें। मुझे आशुतोष जी का बोलना इसीलिए अच्छा लगता है कि बिना किसी नेम ड्रॉपिंग के जो जरूरी चीजें होती है वो उपन्यास से निकाल के लाते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि मैं जब नेम ड्रॉपिंग करता हूं तो वो सहन करते हैं उसको, ये और अच्छी बात है। तो हैरोल्ड ब्लूम जो है वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी रीडर्स रीड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडर्स मिसरीड। जो अच्छे पाठक हैं वो टेक्स्ट से जो बेहतर चीजें हैं उनको निकालते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या विचार है इसमें, क्या विजन है लेखक का, हम पढ़ने के बाद कितने संवेदित हुए, क्या हमारी बेहतरी हुई, ये सब हमको समझ में आने लगता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडर्स हैं वो उसमें दुनिया जहान की इतनी बातें खोज लेंगे कि मुझे लगता है कि लेखक भी सुन सुन के घबरा जाता होगा कि अरे इतना सब तो मैंने सोचा ही नहीं था जितना इसमें भरा हुआ है। और आखिरी बात ये कि लेखक ने कुछ लिखा है, हमें वो अच्छा लग सकता है, हमें वो अच्छा नहीं लग सकता है, हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, हम उसको अप्रिशिएट नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना एक सौंदर्य बोध है।
लेकिन हम लेखक को ये नहीं कह सकते आपने इसमें ये क्यों नहीं लिखा, आपने उसमें वो क्यों नहीं लिखा, इसको ऐसे बनाना चाहिए था, इस चरित्र को वैसे गढ़ना चाहिए था। भाई साहब अगर इतना आपको पता है तो आप गढ़ लो। उसको तो जो लिखना था उसने लिख दिया, उसको जो लिखना था वो उसने लिख दिया, ठीक है। और सौंदर्य बोध सबका अपना है। परसाई जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें कि युद्ध जो है राम रावण का समाप्त हो गया है, राम जीत गए और वो लौट के आए अयोध्या में। उसके बाद बंदरों को ये लगा कि भाई जिन सीता के लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी उनको तो देखा नहीं, उनकी सुंदरता तो देखी नहीं, तो जरा हमको भी उस अनिंद सुंदरी को दिखाया जाए। तो साहब हनुमान जी ने एक व्यवस्था की और सीता जी को बुलाया गया, तमाम बंदरों को भी बुलाया गया कि भाई दर्शन कर लो, देख लो। तो जब बंदरों ने उन्हें देखा बहुत प्रसन्न नहीं दिखाई दिए, बहुत संतुष्ट नहीं थे। तो किसी ने पूछा होगा हनुमान जी ने या जामवंत ने कि भाई क्यों, या सीता जी तुमको अच्छी नहीं लगी? बोला नहीं ठीक है, अच्छी तो लगी लेकिन इनके पूंछ तो है ही नहीं। तो अब इस उपन्यास में तो एक बार बंदर और पूंछ का जिक्र आया, लेकिन यहाँ कम से कम 6 बार, आधा दर्जन बाद उस पूंछ का और बंदर का जिक्र हुआ। तो हमारा अपना सौंदर्य बोध है, हम अपने हिसाब से देखते हैं और उस सौंदर्य बोध के हिसाब से हम मूल्यांकन करते हैं। उसका हमें अधिकार है, हम करें उसको। और अंतिम बात ये कि एरिक फ्रॉम कहते हैं कि आखिर आदमी की आस्था किस पे होगी। इस उपन्यास में सबसे बड़ी बात है विश्वास की, भरोसे की। बार बार बात होती है कि भरोसा ही तो है जिसपे सब कुछ टिका हुआ है। तो एक आदमी का भरोसा किस पे हो सकता है? एरिक फ्रॉम कहते हैं कि भाई जवान आदमी का भरोसा किस पे हो सकता है? प्रेम प्यार पे हो सकता है, तेज दौड़ने वाली कार पे हो सकता है, गैजेट्स पे हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन असली आदमी, अच्छे आदमी का भरोसा उस व्यक्ति पर होना चाहिए जो सृजनात्मक अनुभवों से गुजरकर उदात्त बनता है। क्या ये उपन्यास आपको उदात्त बनाता है? अगर आपको बेहतर और उदात्त बनाता है तो यही उस उपन्यास की सफलता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमारे मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं, वह कथानक को लेकर हो या दोनों पात्रों के बीच हो रहे संवाद को लेकर। प्रियंकर पालीवाल सर जी के वक्तव्य के बाद मैं यह पूरे यकीन से कह सकती हूँ और साथ ही साथ बाकी हमारे जितने भी वक्ता हैं, हमारे मन में जितने भी प्रश्न चल रहे होंगे उन प्रश्नों में अधिकतर प्रश्नों के उत्तर हमारे वक्ताओं ने आपको दे दिए होंगे। और इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो इसके बाद हम अलका सरावगी जी को यहाँ आमंत्रित करेंगे, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले हमारे विभाग के 2 विद्यार्थी UG 6 से अनु और UG 4 से अंजलि को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी। आइए। अनु और अंजलि ने ये आप जितना भी डिजिटल पोस्टर देख रहे हैं और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं इन दोनों ने तैयार किए हैं, तो इसलिए इन दोनों के प्रति मैं विभाग की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। धन्यवाद अनु, धन्यवाद अंजलि। अब हम उन्हें सुनने जा रहे हैं जिनके लिए हम यहाँ सुबह से एकत्रित हैं, यानी कि हमारी प्रमुख वक्ताओं और प्रमुख अतिथियों में प्रमुख या कहूं कि सर्व प्रमुख अतिथि अलका सरावगी जी को, जिन्हें उनके प्रथम उपन्यास के द्वारा अर्थात कलिकथा वाया पाईपास के द्वारा एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि मिली। मैम से मैं अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर आएं। ऐसा कभी आज तक मेरे साथ हुआ नहीं, यानी कि अपनी किसी भी पुस्तक पर इतने सारे लोगों को एक साथ सुनना। मैंने कई नोट बनाने की भी चेष्टा रखी कि ध्यान में रहे कि किसने क्या कहा, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मृत्युंजय जी, ऋषि जी और पालीवाल जी की बात ही अब मेरे दिमाग में है। तो ये कहूँगी कि इस ऐसा मौका देने के लिए मैं वेदरमन जी की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने नया पदभार संभालते ही और एक ऐसा मौका लेखक के लिए और अपने विद्यार्थियों के लिए मुहैया करवाया।
जहाँ हम बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारा इंटरेक्शन लेखक के साथ में, या लेखक के लिए भी अपने पाठकों के लिए रूबरू होने का एक मौका जो मुहैया करवाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सभी शोधार्थियों ने जो इतनी सारी बातें कही, पहले ही वक्तव्य से ये समझ में आया कि प्रेसिडेंसी कॉलेज के विद्यार्थी कितनी गंभीरता से साहित्य को लेते हैं और कितने अच्छे से अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अनुपमा जी की भी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और ये लगा कि अभिव्यक्ति की क्षमता एक अंग्रेजी जैसी भाषा में इस तरह का एक आलोचनात्मक वक्तव्य देना बहुत बड़ी बात। उपन्यास के बारे में आप सब कुछ सुन चुके हैं, उसके जो कमियां हैं, उसकी जो खूबियां हैं, ये सब आपके सामने है। तो मुझे नहीं लगता है कि लेखक को अपने लिखे हुए पर किसी वक्तव्य देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो वक्तव्य उसकी किताब ही देती है। अब ये प्रमित कैसा पात्र है, गाथा कैसी पात्र है, जैसा कि शायद नीतू जी ने कहा कि मतलब कि एक बहुत लंबे समय के बाद में एक मध्य वर्गीय औरत का जो जीवन है, जो एक किसी भी तरह का रास्ता चुनती है अपने जो आसपास का जीवन है उससे अलग हटकर, तो उसके जो अपने संघर्ष होते हैं, तो एक तरह से वो उस संघर्ष की कथा है, जिसके लिए ही मैंने ब्लर्ब में अनात्म कथा कहा कि इसको आत्मकथा न समझा जाए, बल्कि एक तरह की अनात्म कथा है, जो आप अपने को एक अलग हटा करके एक औरत के जीवन का जो संघर्ष होता है, यानी कि झूठ बोलने की भी ज़रूरत। किसी ने मुझे कहा कि शायद अनुपमा से ही बात हुई कि मतलब एक तरह का फेमिनिज्म उनको इसमें दिखाई दिया कि एक लेखिका अपने परिवार को बिना बताए किसी शख्स से मिलने अगर जाती है, तो आपके बाकी उपन्यासों की जो औरतें थी उनमें इस तरह की क्षमता नहीं दिखाई पड़ती है। पर मुझे लगता है कि ये जो सारी बातें हैं कि मतलब हम किसी पात्र को इस तरह से वो गढ़ा गया, किस तरह की उसकी वो उसमें हंसने की क्षमता या रोने की क्षमता नहीं है अगर, या कि उसमें वो एक बहुत बंधा बंधाया पात्र है या उसमें उड़ने की क्षमता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें हम अपने अपने आग्रहों से पात्र को देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जिसमें मतलब मुझे भी कई बार आश्चर्य हुआ कि हाँ, मतलब जैसे प्रमित को भ्रमित से ही जोड़ना, तो वाकई प्रमित एक तरह का भ्रमित पात्र ही है। और मेरे ख्याल से कहीं भी ये उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उपन्यास नहीं लिखा गया है कि वो भ्रमित पात्र है या भ्रमित पात्र नहीं है। ये हर पाठक की अपनी समझ हो सकती है कि हम उस पात्र को किस तरह से देखें, किंतु अगर वो भ्रमित पात्र है तो ये उस पात्र को, लेखक का जो काम होता है वो एक पात्र को वो जिस तरह से गढ़ा जाता है, और जाहिर है इतना तो आप समझ ही सकते होंगे कि बंगाल में अगर आपको नक्सलियों से दोस्ती करनी हो तो कोई कमी नहीं है जिनसे आप मिलते जुलते रहते हैं। आशुतोष जी कह भी रहे थे, इनके बहुत सारे नक्सली मित्र हैं, और मैं दार्जिलिंग कई बार जाती रही हूँ, कई बार ऐसे लोगों से जो प्रमित है, वो भी बहुत सारे प्रमितों का घालमेल है, ये भी उपन्यास में ही लिखा गया है। तो ये जो एक आइडियोलॉजी है कि हम संसार को बदलना चाहते हैं, और उस संसार को बदलने के लिए हमारे पास में कौन कौन से साधन हैं, तो सवाल एक इन साधनों के बारे में जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा वर्ल्ड विजन है, वो किस तरह से अलग अलग हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पात्र वो दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं। कहीं संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि अगर संवेदना न हो तो किसी भी पात्र को के साथ में इतनी सहानुभूति लेखक की नहीं हो सकती है। यानी कि अगर वो भ्रमित है भी तो भी लेखक की उसके प्रति जो सहानुभूति है वो एक जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि संविधान के बाहर जो पात्र है, तो उसके साथ में एक समानुभूति या उसकी स्थिति को समझने के लिए, तो ये सारी बातें जो एक कहानी के तौर पर या पात्रों का किस तरह से गठन होता है या नहीं होता है। अब ये बियर वाला जो प्रसंग था, तो मैंने मृत्युंजय जी को कहा कि आपने एक जगह बियर का प्रसंग छोड़ दिया कि वो जब पैदा हुआ तो उसको माँ के दूध की जगह चावल की बियर दी गई। तो ये देखिए कि मतलब हम अपनी दृष्टि से उसमें एक बियर को एक उच्च वर्ग से जोड़ करके देख सकते हैं। या आपके यहाँ मैं उनका नाम भूल रही हूँ, जिन्होंने शायद कार्तिक रॉय को मैंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि प्रमित शाह ही बोल रहा है, प्रमित सान्याल ही बोल रहा है, सॉरी। तो मतलब कि आपकी ये दृष्टि हो सकती है कि इसमें ऐसा क्यों नहीं है या ऐसा क्यों हुआ। पर मेरे ख्याल से लेखक का काम मतलब शायद एक हर रचना की एक अपनी एक ऑर्गेनिक यूनिटी होती है, जैसा कि प्रेमकर जी ने भी कहा कि वो अपने आप कुछ अपने रूट्स चुनती है और अपने आप बन जाती है। मैं इतना जानती हूँ कि
ये जो इंटरनेट का चैट का माध्यम मैंने चुना बताने के लिए इस चरित्र को गढ़ने के लिए और इसको बताने के लिए, तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनआंसर्ड होती हैं। ये जो पूरा एक चरित्र बनता है तो इसके कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसको हम फ्रॉड भी कह सकते हैं, या इसके जितने इसके अंदर के जितनी सारी इसके अपने अंदर के जो अनरिजॉल्व सवाल हैं, तो वो सब वो जो सारे जो अनरिजॉल्व सवाल हैं उनके साथ में वो चरित्र बनता है। अब उसको हम किसी भी तरह का नाम दें या न दें, पर जैसा कि प्रियंकर जी ने भी कहा कि मतलब अगर वो आपको एक दृष्टि देता है इस तरह के लोगों को जो संविधान के बाहर रहकर और हिंसा को माध्यम बना करके, तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं कि दुनिया भर में और खुद हमारे हिंदुस्तान में कलकत्ते से 100 किलोमीटर दूर ही इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा मान के चल रहे हैं कि हिंसा से सब दुनिया बदली जा सकती है। तो मेरा काम वहीं तक समाप्त होता है जहां मैं एक गाथा का चरित्र और एक प्रमित का चरित्र खड़ा करती हूं और उसके माध्यम से बहुत सारी बातें आपके सामने रखना चाहती हूं। एक उदाहरण है जो नहीं पढ़ा गया और जो मुझे लगता है कि जो मेरे उपन्यास लिखने के उद्देश्य को और उसके जो कंसर्न्स हैं उसके ऊपर एक आपको दृष्टि देगा। प्रमित लिख रहा है एक उपन्यास जिसका पहला अध्याय है समय आ गया है। बाय द वे रघुवीर साहब की कविता भी इसी तरह का शीर्षक यही है, समय आ गया है। महाकाव्यों को फिर से लिखने का समय आ गया है। अब जो लिखा जाएगा वह एक विचार से शुरू होगा, ऐसा विचार जो पूरी मनुष्यता के मन में हमेशा से उठता रहा है। इसमें शायद कुछ भी नया नहीं होगा, पर अब यह विचार फैलता जाएगा। पुराने महाकाव्यों रामायण, महाभारत, इलियड, ओडिसी के तमाम चरित्र इसमें फिर से एक नई भूमिका अख्तियार करेंगे। उनका वजूद वही नहीं रहेगा, किंतु तब भी उनमें वे दुख सुख घुले मिले होंगे जो स्मृति की 1000 साल की परतों से चले आए हैं। पर वे एक बिल्कुल नई दुनिया का सपना देख रहे होंगे। वे सपने उन चेहरों को बिना भूले गढ़े जाएंगे जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नापाम, एटम बम या तेजाब का बल फेंक देने से झुलसे हुए चेहरे और जले या कटे हुए हाथ पांव शरीर वाले हैं। उस मूल विचार का सपना होगा कि धरती के नक्शे को और उसके इतिहास को एक बार फिर से मिटाकर लिखा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैम के वक्तव्य को सुनकर मैं आपके समक्ष इसी उपन्यास से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। इस सृष्टि में सब एक दूसरे से अदृश्य धागों से जुड़े हैं। बेहतर है कि प्रेम जीवन में आए, भले ही वह खो जाए, बजाय इसके कि प्रेम कभी हो ही नहीं। अब समय हो चला है प्रश्नोत्तरी का, तो आप में से जो भी विद्यार्थी, शोधार्थी प्रश्न करना चाहे हमारे वक्ताओं से, आप कर सकते हैं। आप अपना नाम और कक्षा बता दें। नमस्ते मैम, मेरा नाम श्रवणा साधु है और मैं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आपसे प्रश्न तो कई सारे हैं, पर आपसे अगर अनुमति हो सभी की तो मैं 2 प्रश्न करना चाहूँगी आपसे। मेरा पहला प्रश्न है, आपने तो इस उपन्यास को एक अनात्म कथा कहा है, पर मुझे उपन्यास पढ़ के ऐसा महसूस हुआ है कि उपन्यास में कई सारे ऐसे अंश हैं जिससे जो आपके जीवन से जुड़े हुए हों। जैसे कि मैं उदाहरण दे सकती हूँ, एक प्रमित जब गाथा को चहार दीवारी के अंदर की लेखिका कहती हैं, या फिर शब्द गुरु का जो बात है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और मेरा दूसरा प्रश्न